2 जून 1995 की घटना को मेरा समाज बिल्कुल नहीं भूल सकता। मेरे पर जानलेवा हमला हुआ। मेरे बताया जाता है दोस्तों कि इस घटना के बाद ही मायावती ने साड़ी पहनना तक छोड़ दिया। उठा कर उनको किडनैप लेकर गया। उसी समय मायावती काशीराम से मिलने कहते हैं कि हॉस्पिटल में भी गई। जब वो अस्पताल में पहुंची तो बताया जाता है कि वो काशीराम के पैर पकड़ के रोने लगी। कभी माफ नहीं कर सकते। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे विजय तिवारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं विजय तिवारी। दोस्तों क्या हुआ उस दिन जब कुछ गुंडों ने आकर के उनके कपड़े तक फाड़ दिए और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। क्या था उस दिन की कहानी जब उनके इज्जत पे बनाई थी, जब उस समय के कुछ गुंडों ने आकर के न केवल उन पर हमला किया बल्कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की। आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। दोस्तों इस कहानी को जानने से पहले हमें चलना होगा सन 1990 और 92 के दशक में। दोस्तों 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदू मुस्लिम और जातिवाद की जो उस समय राजनीति थी वो अपने चरम पर थी। जब बाबरी विध्वंस हुआ 1992 में तो उस समय की केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। लेकिन उसके बाद में बीजेपी के प्रति जो उत्तर प्रदेश में माहौल बना उससे पार्टी काफ़ी सकारात्मक थी। भारतीय जनता पार्टी उस समय काफ़ी सकारात्मक थी। लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए उस समय बसपा के संस्थापक रहे माननीय काशीराम ने मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी बनाने की सलाह दी और मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और समाजवादी पार्टी का उन्होंने निर्माण किया 1992 में। ठीक बाबरी विध्वंस के बाद अगले साल चुनाव होने थे, यानी कि 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें समाजवादी पार्टी को 109 सीटें मिली और वहीं पे बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को जो है उस समय 67 सीटें जीतने को मिली। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 177 सीटें मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकी। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिल करके और भी कई सारे छोटे छोटे दलों के सहयोग से उस समय उन्होंने सरकार बनाई। दोस्तों जब सरकार बनाई समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने तभी लगने लगा था कि ये गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि दोनों के विचार अलग थे। हालांकि वोट बैंक लगभग एक जैसा, दोनों ही पार्टियों का वोट बैंक मुस्लिम और दलित थे और यही कारण था कि दोनों पार्टियों ने एसपी और बीएसपी ने मिलकर गठबंधन किया और प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंची। वही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद 1993 के चुनाव में सरकार नहीं बना सकी। ठीक, लेकिन जब दोनों पार्टियों ने सरकार बनाई एसपी बीएसपी ने, तब 2.5 साल के जो है सीएम पद को लेकर उनमें सहमति बनी। यानी कि 2.5 साल जो है बीएसपी का सीएम रहेगा और 2.5 साल समाजवादी पार्टी का सीएम रहेगा। ये डील हुई थी काशीराम और मुलायम सिंह यादव के बीच में। लेकिन जब सरकार चलाते हुए 1993 से 1995 आया, लगभग यानी कि मई के महीने में जब बीएसपी ने सीएम पद की मांग की तब मुलायम सिंह यादव इसके लिए सहमत नहीं हुए और उन्होंने साफ इसके लिए मना कर दिया। दोस्तों ठीक 1995 में मई के महीने में काशीराम जी की तबीयत खराब हो गई, जहां उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। जब काशीराम बीमार चल रहे थे मई 1995 में, तब उस समय पार्टी को संभाल रही थी बाहर रह करके मायावती, और यही वो समय था जब मायावती के तकदीर का फैसला होने वाला था। कुछ अच्छी चीज़ें उनके ज़िंदगी में आने वाली थी तो कुछ बुरी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में भी आने वाली थी, और यहीं से शुरुआत होता है उस कहानी की, उस कांड की जिसको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों जब काशीराम हॉस्पिटल में थे तो ठीक उसी समय उनको बीजेपी नेता लालजी टंडन का फ़ोन आया और उन्होंने बीएसपी को समर्थन देने की बात कही और इसके साथ ही बीजेपी ने सीएम पद भी बीएसपी को देने की बात कही, बावजूद इसके कि बीजेपी के पास 177 विधायक थे और वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मात्र 67 विधायक थे। इसके बावजूद बीजेपी ने काशीराम को सीएम पद ऑफर किया और कहा कि आप सीएम बन जाइए। दोस्तों जब बीजेपी की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आया काशीराम के पास, तब और प्रदेश में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई कि अब इन पार्टियों का जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था वो अब नहीं चलने वाला है, यानी कि उसके टूटने की संभावना पूरी तरह से
साफ हो चुकी थी। लेकिन उसी समय मायावती काशीराम से मिलने कहते हैं कि हॉस्पिटल में भी गई। जब वो अस्पताल में पहुंची तो बताया जाता है कि वो काशीराम के पैर पकड़ के रोने लगी। जो मायावती के गुरु थे काशीराम, जिन्होंने मायावती को राजनीति में लेकर आया था, उन्हीं के पैर पकड़ करके मायावती रोने लगी। और दोस्तों, जब मायावती काशीराम के पैर पकड़ के रो रही थी तब काशीराम ने उन्हें कहा कि क्या आप सीएम बनोगे। ये सुन करके मायावती को लगा कि जैसे काशीराम कोई मजाक कर रहे हों, लेकिन ये मजाक नहीं था बल्कि एक ऐसा सच था जो होने वाला था। इसके साथ ही दोस्तों, काशीराम ने उन्हें एक पत्र दिया और कहा इसे ले जा करके आप राज्यपाल को सौंप दें। ठीक उसी दिन मायावती वहां से निकली और वो लखनऊ पहुंची। लखनऊ में जा करके उन्होंने विधायकों से मीटिंग लेना शुरू किया। मीटिंग ले रही थी वो लखनऊ के गेस्ट हाउस कमरा नंबर 1 में। दोस्तों, जब वो मीटिंग ले रही थी 2 जून 1995 को, ठीक उसी समय उस समय के मुख्यमंत्री जो कि बीएसपी के ही समर्थन से बने थे, मुलायम सिंह यादव, उनको इसकी भनक लग चुकी थी कि अब मायावती उनके साथ गठबंधन को नहीं रहने देना चाहती हैं और ये सरकार अब जल्द ही गिर जाएगी। जब समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव को इसका आभास हुआ तो उन्होंने तुरंत ही रणनीति बनानी शुरू कर दी कि कैसे भी जोड़ तोड़ करके सरकार को बचाया जाए, लेकिन इसके लिए नाकाफी था। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि उस समय 1993 में उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। इस तरह से उस समय 422 सीटें हुआ करती थी, यानी कि उस समय सरकार बनाने के लिए 211 सीटों से ज़्यादा की ज़रूरत थी उत्तर प्रदेश में सीएम बने रहने के लिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव के पास जो सीटें थी वो थी सिर्फ 109। बाकी विधायक निर्दलीयों का साथ जरूर था उनके साथ, लेकिन ये सरकार बीएसपी के समर्थन के बगैर नहीं चल सकती थी। और ये बात मुलायम सिंह यादव को पता थी कि बीएसपी के समर्थन वापस लेते ही उनकी सरकार गिर जाएगी। जब मायावती गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग ले रही थी, ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों और कार्यकर्ताओं ने उस गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया, हथियार के साथ, डंडे लाठियों के साथ में। दोस्तों, जब समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमला बोला, उस समय मायावती अपने विधायकों के साथ मीटिंग ले रही थी। कहा जाता है कि जब समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां पहुंचे तो उन्होंने उन्हें न केवल धक्का दिया, लेकिन बताया जाता है दोस्तों कि मायावती के कपड़े तक फाड़ दिए थे उन गुंडों ने। जो 2 जून 1995 में हुआ दोस्तों, उसे आज भी काले दिन के तौर पे जाना जाता है। जब भी मायावती किसी भी पब्लिक मीटिंग में होती हैं और किसी भी अन्य मौके पर, वो इस घटना के बारे में बात किए बगैर नहीं रह पाती हैं। ये वो समय था जब मायावती को पूरी तरह से हिला दिया था। समाजवादी पार्टी के गुंडे मेन गेट तोड़ करके अंदर आ चुके थे। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और मायावती के कुछ विधायकों को तो पीटना भी शुरू कर दिया था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और गुंडों ने, जो उस समय उसमें कुछ विधायक थे और कुछ कार्यकर्ता थे। दोस्तों, चारों तरफ से गेस्ट हाउस घिरा हुआ था, लेकिन अब उन्होंने खुद को बचाने के लिए उसी के अंदर एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और मायावती के साथ में कुछ और विधायक भी उनके साथ कमरे में बंद हो गई। लेकिन खतरा अब भी नहीं टला। बाकी जो बचे हुए बीएसपी के विधायक थे उनको समाजवादी पार्टी के गुंडों ने घसीटते हुए गाड़ियों में बिठा करके बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव के पास ले गए। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता, उस समय के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी विधायकों से जबरदस्ती डरा करके दस्तखत तक करवा लिए थे कोरे कागज पे, यानी कि उस पर कुछ भी नहीं लिखा था और कोरे कागज पे समाजवादी पार्टी के नेता ने, मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी विधायकों से दस्तखत तक करवा लिए थे। इधर मायावती किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस कमरे में बंद थी, जिसमें उनके साथ उनके ही पार्टी के कई सारे विधायक थे। बाहर से समाजवादी पार्टी के गुंडे दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। प्रशासन की बात करें दोस्तों तो उसमें बताया जाता है कि लखनऊ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ओपी सिंह बाहर खड़े होकर सिगरेट फूंक रहे थे, यानी कि ये सब प्रशासन के सामने ही हो रहा था। जिस प्रशासन से मायावती को उम्मीद थी कि ये उनकी सुरक्षा करेंगे, उन्हें बचाएंगे, उनके साथ उनके सेफ्टी के लिए खड़े हैं, वही प्रशासन आज सिगरेट के कस मार रहा था और बाहर खड़े होकर वो तमाशा देख रहे थे। दोस्तों, जब न्याय व्यवस्था ही पूरी तरह से सत्ता की गुलामी करने लगेगी, तब ऐसे ही गेस्ट हाउस कांड आपको बार बार सुनाई देते रहेंगे। बताया जाता है कि उनको बाकायदा निर्देश दिया गया था कि आप कोई भी
एक्शन नहीं लेंगे, जो हो रहा है होने दीजिए। दोस्तों, जब मायावती अपने आप को बचा करके कमरे में बंद थी, बताया जाता है, ठीक उसी समय बीजेपी के नेता रहे फर्रुखाबाद से विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी आए, और जिन्होंने उस समय न केवल समाजवादी पार्टी के गुंडों को भगाया। बताया जाता है दोस्तों कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी को लाठी उन्होंने चलाना सीख रखा था, कि वो संघ से थे, और संघ में दोस्तों लाठी चलाना सिखाया जाता है सेल्फ डिफेंस के लिए। बताया जाता है दोस्तों कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उस समय मायावती को उन समाजवादी पार्टी के न केवल गुंडों से बताया, बल्कि अकेले ही वो उनसे भिड़ गए और सबको जो है पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों, मायावती हमेशा ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना बड़ा भाई कह के बुलाती थी। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए मायावती प्रचार करने जाती थी फर्रुखाबाद में। जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को वो अपना विरोधी मान रही थी, लेकिन आज उसी पार्टी का एक व्यक्ति उनकी जान बचाने के लिए कई लोगों से भिड़ गया, अपनी जान की परवाह किए बगैर। लेकिन मायावती ने कभी भी ब्रह्मदत्त द्विवेदी को भुलाया नहीं। लेकिन दोस्तों, जब भी मायावती को अवसर मिला, उन्होंने अपने इस एहसान को उतारने में कभी भी कोई चूक नहीं की। चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन फर्रुखाबाद विधानसभा से वहां पे उन्होंने अपने कैंडिडेट तक उतारने बंद कर दिए। खुले तौर पे वो पूरी तरह से बीजेपी का विरोध करती, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए वो प्रचार करने जाती। वो हमेशा बोलती थी कि मेरे भाई को जरूर जिता देना। मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना बड़ा भाई मानती थी और हमेशा उनके लिए हाजिर रहती थी। आज भी मायावती को जब वो घटना याद आती है तो पूरी तरह से न केवल वो डर जाती हैं, बल्कि वो जहाँ भी, जिस भी जगह पे उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो वो इस घटना को काले दिन की तरह बताती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुलायम सिंह यादव को 2 जून 1995 की घटना को लेकर हम कभी माफ नहीं कर सकते। ये मामला कोर्ट में भी नेवर। इसको गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की बात करें, जब 1997 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई तो मायावती उनके घर जाकर के फूट फूट के रोई थी। बताया जाता है दोस्तों कि जब उनकी पत्नी को टिकट दिया बीजेपी ने तो उनके लिए प्रचार करने भी मायावती गई, और उन्होंने कहा ये मेरे बड़े भाई की विधवा है, इनको जरूर जिता देना। ये कहानी दोस्तों ये दिखाता है कि मायावती ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी के उस एहसान को कभी भुलाया नहीं, और ना ही उन्होंने कभी इस बात को सामने आने दिया कि राजनीति में सब कुछ चलता है। राजनीति को एक साइड करके मायावती ने हमेशा ब्रह्मदत्त द्विवेदी और उनके परिवार के साथ मिलना जुलना जारी रखा। और माना जाता है दोस्तों, बहुजन पार्टी के कार्यकर्ता आज भी उनका एहसान मानते हैं। आज ब्रह्मदत्त द्विवेदी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बहुजन समाज के ऐसे करोड़ों कार्यकर्ता होंगे जो उनके एहसानों को आज भी मानते हैं। दोस्तों, गेस्ट हाउस कांड के बाद में दोस्तों बीएसपी और बीजेपी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और वहां की सीएम बनी फिर मायावती। मायावती को सीएम बनने के लिए काशीराम से पहले ही इजाजत मिल चुकी थी, और सीएम बनते ही मायावती ने जो पहला काम किया वो था कि उस घटना के गेस्ट हाउस कांड को जांच के लिए कमेटी का गठन किया, जिसमें कई सारे आरोपियों का नाम आया, जिसमें एक नाम था मुलायम सिंह यादव का। जी हाँ दोस्तों, उस समय के मुख्यमंत्री जिनके इशारे पे ये सारी चीजें हो रही थी, उस गेस्ट हाउस कांड में मुलायम सिंह यादव का भी नाम आया। लेकिन बताया जाता है दोस्तों कि इस घटना के बाद ही मायावती ने साड़ी पहनना तक छोड़ दिया। दोस्तों, काशीराम को अपना गुरु मानती थी और काशीराम ही थे जिन्होंने मायावती को राजनीति में लेकर आए। दोस्तों, काशीराम चाहते तो उस समय खुद भी सीएम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद न चीफ मिनिस्टर बन करके मायावती को आगे किया और उन्हें बीजेपी के समर्थन से न केवल सीएम बनाया, बल्कि काशीराम ने यह भी साबित किया कि वो पद के लिए नहीं बल्कि बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे एक बीजेपी नेता ने जब मायावती की आबरू पे, इज्जत पे बनाई, उनकी जान पे बनाई, तब एक बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने कैसे ढाल बन करके उस समय उन्होंने बचाया अपनी जान की फिक्र किए बगैर। और उसके जवाब में जो मायावती ने किया दोस्तों, वो और भी ज़्यादा आपको हैरान करने वाला था कि उन्होंने राजनीति से हट करके जो किया वो लोगों में आज भी मिसाल माना जाता है। मायावती ने हमेशा ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपने भाई के तौर पर न केवल माना, बल्कि उनके लिए चुनाव प्रचार तक किए और ये साबित कर दिया कि उनके लिए
उनके ऊपर किए गए एहसानों का मूल्य उतारना ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों आज हमने बताया कि क्या हुआ था उस गेस्ट हाउस कांड में जिसमें मायावती की इज्जत पे बनाई थी। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिएगा और देखते रहिए विजय तिवारी यूट्यूब चैनल। नमस्कार।